धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भ्रष्टाचार के चलते भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले कर्नाटक सरकार के मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। 5 दिनों तक चली लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद मंत्री ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी मंत्री की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद आपके जहन में पहला सवाल यही आ सकता है कि भैया जब इस्तीफा दे दिया तो मंत्री के सामने अब कौन सी मुश्किलें हैं, कौन सी मुसीबतें हैं, तो विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि मंत्री तो कह रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो 5 दिन बाद आखिर इसने इस्तीफा क्यों दिया है और इस्तीफा देते हुए ये कह क्या रहा है, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। इसके साथ ही जो सवाल खड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जब ये खबर सामने आई थी तो उसने कहा था कि कर्नाटक के इस मामले में वो जबरदस्त एक्शन करेगा मंत्री के खिलाफ, क्योंकि मरने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है। और उसने सीधा आरोप 40% रिश्वत मांगने का लगाया था भाजपा सरकार के इस मंत्री पर जिसने इस्तीफा दिया है। तो विस्तार से तमाम चीजें बारी बारी आपके सामने रख देता हूं। चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्तीफे की। तो नाम है मंत्री का के.एस. ईश्वरप्पा। इसके पास मंत्रालय है ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्रालय, और ये अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने जताने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी ने हिजाब विवाद के दौरान हर्षा की जब मौत हो गई थी बजरंग दल के कथित कार्यकर्ता की, तो उसकी शव यात्रा निकलवाई और उसके बाद वहां पर दंगा बवाल हुआ। इसके बाद ये हर मामले में बढ़ चढ़ कर बोलता रहा, और उससे पहले ये तिरंगे को लेकर भी बयान दे चुका था, कह चुका था कि तिरंगे के स्थान पर लाल किले के ऊपर भगवा झंडा फहराया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मंत्री के पद पर बना हुआ था। यानी कि कुल मिला के ये सबसे मुखरता के तौर पर हिंदुत्ववादी अपनी छवि उभार रहा था कर्नाटक के अंदर। तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ उडुपी में। उडुपी थाने में एक एफआईआर दर्ज इसके खिलाफ की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बेलगाम के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है संतोष के पाटिल, उसने सुसाइड कर लिया और उसके सुसाइड नोट में उसने आरोप मंत्री पर लगाया है 40% रिश्वत मांगने का। उसका कहना था, जो मर गया इस दुनिया में अब नहीं रहा है, उसका कहना था कि उसने बेलगाम में 4 करोड़ रुपए की एक सड़क बनाई है, उसका बिल पास मंत्री ने नहीं किया है। मंत्री उसका बिल पास करने के बस 40% का कमीशन मांग रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उल्टा उसी पर मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिससे परेशान होकर उसने उडुपी के एक होटल में, जब वो अपने 2 साथियों के साथ वहाँ ठहरा हुआ था, तो सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने से पहले उसने तमाम दस्तावेज, तमाम चीज़ें जो हैं अपने साथियों को भेज दी थी। उसके बाद उसके भाई ने मंत्री के खिलाफ तरीके का हंगामा पूरे कर्नाटक में बना हुआ था। दिल्ली तक अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगा, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इस खबर को दबाने छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अकेला टीवी चैनल था एनडीटीवी जो इस मुद्दे को उठा रहा था, और लगता है उसका वो दबाव और कांग्रेस जो दबाव बना रही थी सड़कों पर उतरकर, वो रंग लाया है। कल शुक्रवार को इस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बसवराज बोम्मई के हवाले से खबर आ रही है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा मिल गया है, मैं इस्तीफा राज्यपाल को भेज रहा हूँ। वहीं इस्तीफा देते हुए के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि वो बेदाग होकर, साफ होकर फिर से एक बार मंत्री बनेंगे, और अगर वो मंत्री पद पर बने रहते हैं तो इससे लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इन दोनों के 2 बयान सामने आने के बाद, एक मुख्यमंत्री का, एक मंत्री का, उसी से सवाल पैदा हो गए हैं। पहले बात कर लेते हैं के.एस. ईश्वरप्पा की। जब एफआईआर दर्ज हुई थी, के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ संतोष के पाटिल कौन है। फिर उससे पूछा गया कि भैया फिर मानहानि का मुकदमा किस पे कर रखा है अगर जानते नहीं हो तो। इसके बाद फिर उसने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन लगातार 4-5 दिनों तक हंगामा मचलने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया, जबकि दबाव बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर।
कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय नेतृत्व के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकता है। खबरें आ रही थी कि हो सकता है बर्खास्त करे, लेकिन बर्खास्त तो नहीं किया गया, इस्तीफा लिया गया, यानी कि मान मनोबल किया गया। पहले खुशामद दरामद की गई होगी, फिर कहा होगा भैया इस्तीफा दे दो, हमारी भी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि के.एस. ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देते हुए अपने बयान में यही बात कही है कि मैं अपनी पार्टी को शर्मिंदगी से बचाना चाहता हूं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं और फिर से एक बार मैं मंत्री बनूंगा। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो के.एस. ईश्वरप्पा के सामने इतना बौना क्यों नजर आया? इस्तीफा अगर लेना ही था तो उसमें 5 दिन क्यों लग गए? अब बात कर लेते हैं मुसीबतों की। तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज है, आत्महत्या के लिए उकसाने की 306 का मुकदमा दर्ज है, उसमें गिरफ्तार कर मंत्री को जेल भेजना चाहिए। साथ ही जो मृतक संतोष के पाटिल ने आरोप लगाए हैं कि 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, उस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक केस दर्ज करके जांच की जानी चाहिए। लेकिन लगता है पूरे मामले को दबाने की सिर्फ कोशिश की गई है। मंत्री से इस्तीफा लिया गया है, उसको हटाया नहीं गया है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है, तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जैसे अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, वैसे ही रोते पीटते उसके परिवार के लोग भी रह जाएंगे। परिवार के एक आदमी को तो खो दिया, ज़्यादा और कुछ करेंगे परेशान होंगे तो औरों के लिए भी मुसीबत उनके हो सकती है। उम्मीद कम ही की जा सकती है कि मंत्री को जेल भेजा जाएगा और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक मामले की जांच की जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए हुए है, यानी मंत्री की मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इन्हीं मुसीबतों के बीच इस्तीफा देने के बाद मंत्री की तस्वीरें उभर कर सामने आई। उन्होंने अपने समुदाय के साधु संतों से मुलाकात की, उनके घर पे पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और इस मुसीबत के दौर में उनसे प्रार्थना भी की है और उन्हीं के दम पे कहा है कि स्वामी जी का साथ उनके साथ है और वो फिर से एक बार बेदाग होकर निकल कर आएंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा एमजे अकबर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन पर जो मी टू कैंपेन चला था उसमें एक पत्रकार ने आरोप लगाया था और कहा था कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उस वक्त भी मोदी सरकार ने एमजे अकबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। एमजे अकबर ने खुद इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे में उन्होंने कहा था मैं अपनी पार्टी को शर्मिंदगी से बचाना चाहता हूँ और संबित पात्रा ने बयान देकर कहा था कि सरकार ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया है, वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं। इसी तरीके से राजन गोहेन एक मिनिस्टर हुआ करते थे, रेल राज्य मंत्री। 2014 से 2019 के बीच उनके खिलाफ असम में एक महिला ने बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। कहा था उनका इनके घर पे आना जाना था और जब वो घर पे अकेली थी तो मंत्री ने उनके साथ बलात्कार किया। उस मंत्री से भी इस्तीफा नहीं लिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्रियों पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी मंत्री से इस्तीफा लिया नहीं जाता है। वो मंत्री इस्तीफा खुद देता है और उसमें इस तरीके से प्रदर्शित कराया जाता है कि वो खुद इस्तीफा दे रहा है, भाजपा उससे इस्तीफा नहीं ले रही है। अब अगर एक भाजपाई ही मर गया हो और उस मामले में भी भाजपा अगर ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती है इस मंत्री के खिलाफ, तो समझा जा सकता है कि इस मंत्री का कद कितना बड़ा है। अगले साल ही 2023 में कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें इस मंत्री का बड़ा रोल बताया जा रहा है, क्योंकि इसी के दम पर पूरा हिजाब का मुद्दा खड़ा किया गया, पूरा नफरत का मुद्दा खड़ा किया गया और इसी के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द पूरे कर्नाटक का खराब करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी को लग रहा है कि अगर इस पर एक्शन ले लिया तो जो सांप्रदायिक पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके वो सत्ता हथिया सकती है, तो उससे वो वंचित हो सकती है। इसलिए इस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में मंत्री गिरफ्तार होगा या ये मामला यहीं दबकर रह जाएगा इस्तीफे तक। कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, उस अपडेट से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वैसे भोंपू मीडिया को ये कहने को तो मिल ही जाएगा कि ये भाजपाई हैं, इन पर कभी कोई आरोप नहीं लगता है, लेकिन जब आरोप लगता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर कोई सवाल कभी उठाया भी नहीं जाता है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।